सबसे पहले ऊपर शीट पर जो पहला क्वेश्चन है बेटे, इस पर आ जाएं। और ऐसा करना क्यों जरूरी है भाई कि ये 12 बजे ही क्यों खत्म हो? मोस्ट ऑफ यू आर हेयर। ठीक है बेटे। यो, वालेकुम अस्सलाम अहमद। भाई मैं पानी पीने गया था यार। बहुत आसान है। एंड में बता दूंगा कुछ इंपॉर्टेंट, वो देख लेना। मजा मा मजा मा। जी बेटे, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का आ रहा है वो उसमें ओ लेवल्स के सिंपल फॉर्मूले हैं, करके जाएं। ओ लेवल्स में पढ़ा था या बगैर पढ़े आ गए हो? हसन, आप भी मेरे फेवरेट हैं बेटे। करंट इलेक्ट्रिसिटी के पूरे पास पेपर प्रैक्टिस करने के लिए तो बेटे हमें तकरीबन 20-25 दिन चाहिए, तो क्या मतलब है? यार अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? आप एंड में पूछ लीजिएगा, बाकी बच्चे पढ़ने बैठे हुए हैं। कहते हैं बेटे, फरवरी मार्च 2018 में
Recording in progress. कि state the conditions which are required for the formation of a stationary wave. देखो ब्रो, स्टेशनरी वेव की फॉर्मेशन में याद रखें कि दो वेव्स जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी या सेम वेवलेंथ होगी, जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए ओवरलैप करती हैं तो नॉर्मली स्टेशनरी वेव बनती है. ठीक है. सो व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ they meet, बल्कि ओवरलैप कर लें, this produces stationary wave. तो स्टेशनरी वेव के लिए क्या क्या जरूरी है? दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, इसीलिए हम इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड प्रोग्रेसिव वेव की बात करते हैं. प्लस दे शुड मीट और ओवरलैप एज वेल. आगे चलते हैं बेटे. तो दे आर सेइंग कि द sound from a loudspeaker is detected by a microphone which is connected to a CRO. CRO का जब भी कोई क्वेश्चन होता है तो मैंने आपको हमेशा यही बताया कि आप पहले से मार्क कर लिया करें एक वेव कंप्लीट कहां पर फॉर्म हो रही है. तो इस दफा मेरे लिए बेहतर है कि मैं यहां से मार्क करूं एक वेव. ये स्मॉल ए है और ये 1 2 3 4 5 पॉइंट 5.3 सेंटीमीटर्स है. और आप चाहें तो अपना इसका एम्पलीट्यूड भी कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, वो भी है. अब वो देख लेते हैं हम. कहते हैं द साउंड वेव हैज ए स्पीड एंड वेवलेंथ कंपैरेटिवली. तो कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी. तो बेटे फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए v इज इक्वल टू एफ लैम्डा. स्पीड 330 गिवन है, फ्रीक्वेंसी नहीं पता, वेवलेंथ है 0.18. मुझे आंसर बताओ जल्दी. 1830 हर्ट्ज. गुड गोइंग बेटे. अगर मैं आपको गौर से दिखाऊं ना तो ये देखें, ये पूरा बॉक्स कंप्लीट ही नहीं हो रहा है. तो ये कैसे 4 होगा? खैर, तो आपके पास दिस इज कमिंग 1830 और हम लिख सकते हैं 1800 हर्ट्ज. आगे चलते हैं. कहते हैं डिटरमिन द टाइम बेस्ड सेटिंग्स. देखो ब्रो, टाइम बेस्ड सेटिंग निकालने के लिए हम जनरली कंसिडर करते हैं कि टाइम पीरियड रिमेन्स a into x, जहां पर x जो है वो टाइम बेस्ड सेटिंग्स होती है. गेट इट? अब कंपैरेटिवली मेरे पास टाइम नहीं है, फ्रीक्वेंसी ऊपर मौजूद है, तो मैं इसको चेंज कर लूंगा फ्रीक्वेंसी में. तो t को मैं इरेज करके 1/f कर देता हूं. ठीक है. तो बेटे फ्रीक्वेंसी गिवन है 1830. ए हमारे पास सेंटीमीटर्स में था 5.3. तो हमारे पास टाइम बेस्ड सेटिंग्स आ जाएगी. सो दिस इज गोना बी 1/1830 times 5.3. Can I get a quick answer? 1 into 10 to the power -4. जी नहीं, आसान 20 नहीं आ सकता. सेकेंड्स पर सेंटीमीटर्स. आगे चलते हैं. तो ये कह रहे हैं कि द इंटेंसिटी ऑफ साउंड फ्रॉम द लाउड स्पीकर इज नाउ हाफ. देखो बेटे, इंटेंसिटी अगर हम हाफ करते हैं तो एम्पलीट्यूड जो है वो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होता है. या अगर आपको एम्पलीट्यूड चाहिए तो उसका अंडर रूट आप निकाल लिया करें. कह रहे हैं द वेवलेंथ इज अनचेंज. assume that the amplitude of the trace is proportional to the amplitude sketched the new trace shown on the screen of the CRO. इसको बनाने के लिए अब नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि आप एम्पलीट्यूड जो है वो बॉक्सेस में ले लिया करें, ज्यादा बेहतर है. तो अगर मैं बॉक्सेस में कंसिडर करूंगा, स्मॉल बॉक्सेस, ओके, तो ये एम्पलीट्यूड है. दिस इज कमिंग 10 12 बॉक्सेस. तो बेटे ये आ जाएगा आपके पास ओल्ड और ये आ जाएगा न्यू. पहले मैं डिटेल में दिखा देता हूँ, फिर मैं डायरेक्ट भी बता देता हूँ. ओल्ड की इंटेंसिटी अगर आई है और एम्पलीट्यूड आपके पास 12 बॉक्सेस है, नई की इंटेंसिटी आपने हाफ
कर दिए, आई गेस मैंने सही पढ़ा था, यस इट्स हाफ, तो दैट मींस 0.5 आई हो गई। इसका एम्पलीट्यूड हम निकाल लेते हैं, तो I1 अपॉन A1 स्क्वायर इज इक्वल टू I2 अपॉन A2 का स्क्वायर, I से I कैंसिल, सो A2 का स्क्वायर इज कमिंग 0.5 इंटू 12 का स्क्वायर। तो बेटे अंडर रूट निकालकर मुझे बताएं कितने बॉक्सेस आ रहे हैं, डायरेक्ट बॉक्सेस में काउंट करें। 16 बॉक्सेस, जी नहीं 8.4, थैंक यू अलीना। 8.4 रीजनेबल है, आप इंटेंसिटी कम करेंगे तो एम्पलीट्यूड बढ़ कैसे सकता है ब्रो। ओह हंजला इज सेइंग 8.5, ओके। तो ये जो पॉइंट्स हैं जी 8.5 आ रहा है, आई गॉट इट। ये जो पॉइंट्स है बेटे ये सारे के सारे सेम है, नई वाली जो वेव क्योंकि फ्रीक्वेंसी इन्होंने सेम दी है, बस जो ब्लॉक होगा वो 8.5 बॉक्सेस पर जाएगा। तो 5 6 7 8.5 में लाइन मार्क कर देता हूँ। ये आ गई लाइन 8.5 बॉक्सेस के ऊपर, और नीचे भी अगर हम मार्क कर दें, ये आ गई लाइन नीचे। तो अब अगर हम इसका एम्पलीट्यूड मार्क करेंगे, मतलब नया वेव अगर बनाएंगे, तो दिस इज हाउ इट इज। ठीक है, ये नया वेव का सिग्नल हमारे पास फॉर्म हो गया। आगे चलते हैं। अब ये कह रहे हैं बेटे कि द लाउड स्पीकर इज हेल्ड अबव अ वर्टिकल ट्यूब ऑफ लिक्विड एज शोन। अब जरा बी केयरफुल इस टाइप के क्वेश्चन में, ओके। दे आर सेइंग एट द अ टैप एट द बॉटम ऑफ द ट्यूब इज ओपन। ये आपने टैप खोला, तो बेटे जैसे ही टैप खोलेंगे पानी यहां से निकलना शुरू हो जाएगा, ऊपर एयर का कॉलम बनेगा जैसे बराबर में दिखाया जा रहा है, ठीक है। और जब एयर का कॉलम बनेगा तो दैट मींस एयर के पार्टिकल्स में ही स्टेशनरी वेव बनेगी, पानी के अंदर नहीं बनेगी। तो कह रहे हैं द वेवलेंथ ऑफ द साउंड फ्रॉम द लाउड स्पीकर इज 0.18। द साउंड दैट इज हर्ड फर्स्ट बिकम्स लाउडर व्हेन द लिक्विड सरफेस रीचेस द लेवल ए। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये कहते हैं जब यहां पर लिक्विड लेवल जो है वो बेटे आपके पास ए तक पहुंचा है, दैट मींस जस्ट अ मिनट, ये ए तक पहुंचा है लिक्विड लेवल, नीचे भरा हुआ है पूरा, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं पहला लाउड साउंड सुनाई दिया, तो बेटे इसका मतलब ये है कि ये जो है दिस विल बी एक्टिंग एज अ क्लोज्ड एंड, और ये ओपन एंड है, ठीक है। दिस वुड बी द ओपन एंड। तो अगर मैं यहाँ पर नोड और एंटी नोड मार्क करने की कोशिश करूं, तो यू शुड नो कि क्लोज एंड पर हमेशा मार्क होता है नोड, और ओपन एंड पर मार्क होगा एंटी नोड। ये आ जाएगा नोड और ये आ जाएगा एंटी नोड, ठीक है। ये पहले मैंने मार्क कर दिया कि जैसे ही लिक्विड लेवल लेवल ए पर पहुंचता है तो पहला लाउड साउंड सुनाई देता है, तो दैट मींस देयर विल बी फर्स्ट एंटी नोड एट द ओपन एंड, और क्लोज एंड पर नोड बना। आगे चले तो बेटे दे आर सेइंग कि the next time that the sound becomes much louder is when the liquid surface reaches the level B। कह रहे हैं जैसे ही लिक्विड लेवल बी पर पहुंचता है फिर से लाउड साउंड सुनाई देता है। देखो ब्रो ओपन एंड पे तो चलें एंटी नोड ही होगा, लेकिन अब अगर आपको लाउड साउंड सुनाई दिया है तो इसका मतलब है एंड बी विल बी एक्टिंग एज द क्लोज एंड। तो यहां पर तो हमारे पास एक नोड बनेगा, लेकिन क्योंकि ये सेकंड लाउड साउंड है तो ओपन एंड पर जो एंटी नोड बना हुआ है उसका नंबर 2 होना चाहिए, तो हमें एक एंटी नोड बीच में और भी बनाना पड़ेगा। तो अगर लिक्विड लेवल जब पी पर पहुंचेगा और आपको सेकंड लाउड साउंड सुनाई देगा यहां पर, तो सेकंड लाउड साउंड का मतलब है दिस एंटी नोड हैज टू बी सेकंड इन नंबर व्हेन यू काउंट इट फ्रॉम द क्लोज एंड, ठीक है। हमने यही कंसिडर किया था।
So that is why I have made two NT nodes. तो लेबलिंग सारी हो गई, अब हमारा क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा. Right guys, the way I marked it, is it clear? बेटे फातिमा, इसको प्लीज एक ही दफा सुन लें, ये रिपीट नहीं हो सकेगा. बेटे जब यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है तो ये एंड ट्यूब का क्लोज एंड रहेगा, क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल इससे आगे जा नहीं सकते ना. तो क्लोज एंड पर हमेशा नोड बनता है, तो दैट इज व्हाई हमने यहाँ नोड मार्क करा. जहां पर भी लिक्विड का लेवल होगा उससे आगे एयर के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट नहीं कर सकते. ठीक है, देयर इज नो स्पेस फॉर द पार्टिकल्स टू अंडरगो वाइब्रेशन आफ्टर बी, क्योंकि वहां से लिक्विड स्टार्ट हो रहा है. तो आप इसको यही समझें कि ट्यूब यहीं तक है इस वक्त. द ट्यूब इज स्टिल हेयर. सो दैट इज व्हाई इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपके पास नोड बना. बेटे, can I just get a quick reply from each and every one of you? Is this clear how I mark the nodes and anti-nodes? Can I just move on? Otherwise, it will be useless. अभी भी I just got 25 replies. चलें जी, खैर है, कोई बात नहीं. कहते हैं calculate the vertical distance between level A and level B. अब बेटे इधर देखें, लेवल ए और लेवल बी के बिटवीन अगर आप इस लेंथ को मालूम करना चाहते हैं तो दिस इज द लेंथ बिटवीन टू नोड्स एज वेल. तो अगर दो नोड्स के बिटवीन डिस्टेंस आपको याद हो तो दिस इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2. तो लेवल ए और लेवल बी के बिटवीन जो लेंथ आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो असल में दो नोड्स के बिटवीन लेंथ है, दैट इज लैम्डा बाय 2. तो मैं अब डायरेक्टली यहां पर लिखूंगा इसको कि ब्रो दिस लेंथ विल बी लैम्डा बाय 2. लैम्डा हमें गिवन है, ये रहा 0.18. 0.18 divided by 2, so this is going to be 0.09. और अगर दो सिग्निफिकेंट फिगर में लिखें तो 0.090. गेट इट? आगे कहते हैं बेटे, लेबल विद द लेटर एन द पोजीशन ऑफ द नोड्स दैट आर फॉर्म्ड इन द कॉलम व्हेन द लिक्विड सरफेस इज एट लेवल बी. हमने ऑलरेडी इनको मार्क कर लिया है कि नोड्स कहां पर हैं, और हमने तो एंटी नोड्स भी मार्क कर लिए. तो दिस पॉइंट is already done. अभी कहते हैं guys, the mass of the liquid leaving the tube per unit time is इतना. अब ये waves का question ही नहीं. कहते हैं the tube has an internal cross section area of 13 centimeter square. The density of the liquid is इतना. Calculate the time taken for the liquid to move from level A to level B. देखें, जी बिल्कुल मैं लिख रहा हूँ बेटे. अब अगर इन्होंने डेंसिटी मेंशन करी दी है तो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है, और वॉल्यूम की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? सबसे पहले तो मैं इसको डिनोमिनेटर से हटाता हूं ना, तो मास वुड बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. डेंसिटी तो चले हमें गिवन है, वॉल्यूम की जगह पर व्हाट शुड आई राइट? क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ. ठीक है, अब हमें टाइम निकालना है. सही है, तो देखो बेटे, दूसरा फॉर्मूला जो हम इस्तेमाल करेंगे, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो अगर आपको टाइम निकालना है तो दिस इज गोना बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड. The time taken from for the liquid to move from level A to the level B. देखें जी, डिस्टेंस तो हमें ऑलरेडी पता है. जी बेटे दोबारा देख लें इसको. इन्होंने कहा है द मास ऑफ द लिक्विड लीविंग द ट्यूब पर यूनिट टाइम इज 6.7 ग्राम्स पर सेकेंड. ठीक है, इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूं कि इन 1 सेकेंड. तो हम स्पीड को ऐसे तो कैलकुलेट नहीं कर सकते.
बल्कि इस अगर लॉजिक को हम कंसिडर कर लें तो दे आर सेइंग कि 6.7 ग्राम्स पर सेकंड का मतलब है कि 6.7 ग्राम्स इज लीविंग इन 1 सेकंड। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि टोटल मास कितना निकला है तो हमें टाइम भी पता चल जाएगा। तो हम वही कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे डेंसिटी हमें यहाँ पर गिवन है 0.79, क्रॉस सेक्शनल एरिया 13 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और लेंथ, अब क्योंकि आपने सब चीजें सेंटीमीटर्स वगैरह में पुट करी, मैं आपको यूनिट के साथ पुट करके दिखाता हूँ। देखो बेटे, डेंसिटी आपने रखा 0.79 ग्राम्स पर सीएम क्यूब, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया आपने रख दिया 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लेंथ भी आप सेंटीमीटर्स में ही रखोगे ना। ऊपर आपके पास लेंथ आई थी 0.09, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी 9 सेंटीमीटर्स। तो सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर क्यूब से कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास जो मास आएगा वो ग्राम्स में आएगा, 0.79 into 13 into 9. Can I get the mass in grams? कि how much mass is leaving this particular vessel? 92.43, ठीक है। तो मुझे ये पता चल गया कि टोटल मास ऑफ द वाटर जो निकला है वो 92.43 ग्राम्स निकला है। अब इन्होंने बोल दिया है कि जी 6.7 ग्राम्स इज लीविंग पर सेकेंड, तो बेटे 92.43 ग्राम्स निकलने के लिए कितना टाइम लेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टाइम हमारे पास आएगा 92.43 डिवाइडेड बाय 6.7। कैन आई गेट द टाइम? 13.7, that means 14 seconds. अब this question has nothing to do with waves, I already told you। इस क्वेश्चन का वेव से कोई ताल्लुक नहीं है, जनरल क्वेश्चन है कि अगर 6.7 ग्राम्स एक सेकंड में निकल रहा है तो ये कह रहे हैं बताएं लेवल जब ए से बी तक आएगा तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो हमने मास निकाल लिया कि इस दौरान जब लिक्विड लेवल 9 सेंटीमीटर ए से बी आएगा तो उस वक्त टोटल मास जो निकलेगा वो 92.43 होगा। तो 6.7 ग्राम्स अगर 1 सेकंड में निकल रहा है तो 92.43 ग्राम्स विल टेक 14 सेकंड्स टू लीव, ठीक है। एक क्वेश्चन आगे आ जाते हैं, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, ये इसीलिए साथ साथ मैंने रखे हैं कि अभी आपने एक लिक्विड लेवल का क्वेश्चन ऊपर देखा था, दिस इज अगेन अनदर क्वेश्चन। अभी कह रहे हैं गाइस कि a long tube which is fitted with a tab, ये देख लीजिए, कहते हैं a tuning fork basically एक apparatus है to produce the sound, it is positioned above the top of the tube। ये कहते हैं a loud sound is first heard when the water level is as shown in the figure 6.1 and then figure 6.1। अभी यहाँ रुकते हैं। तो बेटे अगर यहाँ पर पहला लाउड साउंड सुनाई दिया है, फर्स्ट एवर लाउड साउंड, तो इसका मतलब है अगेन वही बात दोबारा कि बेटे अगर पानी जो है वो एयर कॉलम के लिए क्लोज एंड कंसिडर किया जाएगा तो ये यहाँ पर इसी तरीके से होना चाहिए कि ये हो जाएगा जनाब एक नोड और ये हो जाएगा एंटी नोड, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अब इसको भी अगर मैं यहाँ पर मार्क करने की कोशिश करूं बराबर वाली ट्यूब में तो आई विल मार्क सिमिलरली, ये तो चेंज नहीं होंगे। सो दिस इज गोना बी अ नोड एंड दिस इज गोना बी एंटी नोड, ठीक है। अब फर्दर ये कहते हैं and then again a loud sound is heard when the water level is as shown in figure 6.2। फिगर 6.2 में जो आपको दिखाया जा रहा है ये आपके पास एक और लाउड साउंड सुनाई दिया है, मतलब सेकंड लाउड साउंड सुनाई दिया है। तो इसका मतलब है ओपन एंड पर अब जो एंटी नोड है उसका नंबर 2 होना चाहिए। सबसे पहले तो हम क्लोज एंड पर मार्क कर लेते हैं एक और नोड, तो डेफिनेटली ओपन एंड का नो एंटी नोड उसका नंबर 2 है, तो दैट मींस हमें एक और एंटी नोड बीच में यहां पर बनाना पड़ेगा, ठीक है। और इत्तेफाक से दो नोड्स के बिटवीन डिस्टेंस इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है विच इज लैम्डा बाय 2। ये दो नोड्स हैं,
इनके बिटवीन डिस्टेंस इन्होंने 32.4 गिवन। आगे कहते हैं कि स्केच द फॉर्म ऑफ द स्टेशनरी वेव सेटअप इन द ट्यूब 6.2। बिल्कुल बनाएंगे जैसे इन्होंने वहां बनाई हुई है, और आपको बनाना भी सिखाया है ये मैंने कि बेटे एंटी नोड पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, नोड पर 0। तो ये इस तरीके से बनी, ठीक है। कहते हैं मार्क विद द लेटर एंड द पोजीशन ऑफ द नोड्स, वो हमने ऑलरेडी मार्क कर लिए। कहते हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉर्क यानी कि sound is 512 and the difference in the height of the water 32.4 was given as lambda by 2। कहते हैं कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द साउंड इन द ट्यूब। देखो ब्रो, अगर हम स्पीड के बारे में बात करते हैं तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। देखो यारा, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 512, लैम्डा नहीं पता। लैम्डा के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे, ये जो 32.4 है ये दो नोड्स के बिटवीन डिस्टेंस था, तो आई कंसिडर दिस एज लैम्डा बाय 2। तो यहां से हमें लैम्डा निकल आएगा 64.8 सेंटीमीटर्स और 0.648। तो वेवलेंथ को पुट कर देते हैं 0.648, तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी मीटर्स पर सेकंड में। कैन आई गेट एन आंसर? देख लो, साउंड है 332, क्या बात है। 331.7, दैट इज 332, परफेक्ट है। एयर में साउंड की स्पीड 330 से 350 ही होती है। कहते हैं द लेंथ ऑफ द कॉलम ऑफ एयर इन द ट्यूब इज 6.1 is 15.7, suggests where the antinode of the stationary wave would produce in the tube, figure 6.1 is likely to be found। अच्छा देखो, अब यहाँ पर थोड़ा सा इस क्वेश्चन में इशू है कि हमने तो एंटीनोड बना लिया, लेकिन मैं आपको वैसे ही जनरल बता दूं कि बेटे अगर लैम्डा बाय 2 हमारे पास है 32.4, तो लैम्डा बाय 4 कितना हो जाएगा यारा? इसको डिवाइड बाय 2 करके बताओ ना। 16.2। ओके, तो इसका मतलब है, अब इन्होंने जो नीचे डिटेल दी मैं आपको दोबारा दिखा दूं कि जो लेंथ है फिगर एयर के कॉलम की वो 15.7 है। अब सुनो इधर, ये कहते हैं ये लेंथ एयर की सिर्फ और सिर्फ 15.7 है सेंटीमीटर्स, और हम यहां पर देख रहे हैं कि लैम्डा बाय 4 यानी कि एक नोड और एक एंटी नोड के बिटवीन डिस्टेंस 16.2 होना चाहिए। तो बेटे ये जो हमने एंटी नोड यहां पर मार्क करा है ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा हवा में, बिकॉज नोड से एंटी नोड का डिस्टेंस जो है वो लैम्डा बाय 4 होता है, एंड इट हैज टू बी 16.2, जबकि ट्यूब की लेंथ में हमारे पास 15.7 आ रहा है। इसका मतलब एंटी नोड जो है वो हवा में ऊपर कहीं बन रहा है, यहां बन रहा है। गेट इट? हमने पहले अज्यूम करा कि एंटी नोड बन रहा है बिल्कुल ट्यूब के एंड पर, लेकिन फिर इन्होंने एक डिटेल दी, इन्होंने कहा कि ये जो एयर का कॉलम है इसकी सिर्फ लेंथ 15.7 है। तो देखो यारों, 15.7 के अंदर तो एंटी नोड नहीं बन सकता, क्योंकि नोड और एंटी नोड के बिटवीन डिस्टेंस लैम्डा बाय 4 होता है। तो अगर मैं ट्यूनिंग फॉर्क को हटाकर आपको ये दोबारा दिखा दूं, ये मैंने ट्यूनिंग फॉर्क हटा दिया, ठीक है, और बाकी तमाम चीजें भी मैंने हटा दी, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखाता हूँ कि अगर ये 15.7 है तो बेटे 16.2 नॉर्मली कहीं ऊपर ही लाया करेगा। ये अगर 16.2 है तो एग्जैक्टली नोड के बाद जो अगला एंटी नोड बनना चाहिए वो यहां पर कहीं बनना चाहिए, क्योंकि इनके बिटवीन डिस्टेंस लैम्डा बाय 4 होता है। गेट इट? तो इन्होंने यही कहा कि बताएं एंटी नोड कहां पर बन रहा है, तो हम बताएंगे जी एंटी नोड थोड़ा सा ट्यूब से ऊपर हवा में बनेगा, क्योंकि ट्यूब की कॉलम की लेंथ ही 15.7 है। सो दिस इज एन एक्सेप्शनल केस।
तो हम इसका आंसर इसी पैटर्न में यहां पर देंगे कि एज distance between node and antinode is lambda by 4, which is 16.2 सेंटीमीटर्स. ठीक है, तो ये 15.7 से तकरीबन 5 सेंटीमीटर्स ऊपर बनेगा. मजीद 5 सेंटीमीटर्स का गैप है. सही है, तो इस बात को यहीं पर हम मेंशन कर देते हैं. सो एंटीनोड will be heard या found 5 सेंटीमीटर्स above the tube. परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत पुराना क्वेश्चन है और इस टाइप का कोई क्वेश्चन कभी दोबारा नहीं आया. Get it? So guys, is this clear? हरी up, हरी up, हरी. अच्छा नहीं बेटे, ये 0.5, अच्छा 0.5 सेंटीमीटर है. ऑलराइट ऑलराइट, माय बैड, मैं इसको 0.5 कर देता हूँ. ये लो 0.5 सेंटीमीटर. सही है. आगे चलते हैं. हीप्स ऑफ साउंड वाला जो क्वेश्चन आपको मैंने कराया था, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दैट. ये कहते हैं कि लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ स्मूथ वाटर मे बी डिस्क्राइब्ड एज polarized transverse wave. कहते हैं by reference to the direction of propagation of energy explain what is meant by a transverse wave. Guys, transverse wave के बारे में हम इतना ही जानते हैं कि इसकी वजह से जो पार्टिकल्स की वाइब्रेशन है वो परपेंडिकुलर टू द एनर्जी प्रोपेगेशन होता है. So vibration of particles are done perpendicular to energy propagation. Polarization. पोलराइजेशन के बारे में हम ऑलरेडी इसकी फाइल खत्म कर चुके हैं कि ऐसी सिचुएशन है जिसमें पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन में एंड वर्टिकल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन वाइब्रेट करते हैं. ठीक है, वेयर द पार्टिकल्स undergo vibration in one plane या single direction and perpendicular to energy propagation. Tube closed at one end has fine dust sprinkles along its length. A sound source is placed near the open end of the tube as shown in the figure. कहते हैं the frequency of the sound emitted by the source is varied and at one frequency the dust forms small heaps. कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ स्टेशनरी वेव से बताएं कि हीप्स ऑफ द डस्ट क्यों फॉर्म हुई है. देखो जहां जहां हीप्स फॉर्म हुई हैं वो एक्चुअली नोडल पॉइंट्स हैं जहां पर पार्टिकल रेस्ट में और डस्ट कलेक्ट हो गई है. थ्री मार्क के लिए हमें ऑल्टरनेटिवली बताना पड़ेगा. जी बेटे यही लिख रहे हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव की बात कर रहे हैं तो हम बताएंगे कि एंटीनोड्स आर फॉर्म्ड where the vibration is maximum and
heaps are not formed. ठीक है, while where there are heaps amplitude of vibration is zero. Forming nodes. तो हमने जैसे अपनी कॉपी पे लिखा था कि the dust particles are spread away from area of maximum displacement resulting into heaps at zero. ठीक है बेटे, a question that will lessons. Actually stationary wave मैंने start ही इस question से किया था. कहते हैं वन फ्रीक्वेंसी एट विच द हीप्स आर फॉर्म, यानी कि स्टेशनरी वेव फॉर्म ये है. कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन 6 हीप्स इज 39. अब ये आपको देखना पड़ेगा कि बेटे जहां जहां हीप्स है, इसका मतलब है ये सारे के सारे 1 2 3 4, अच्छा सॉरी, ये सारे के सारे हीप्स हैं, ये सब के सब नोड्स हैं. तो अगर ये सारे के सारे नोड्स हैं तो इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है ये लैम्डा बाय 2 होता है. तो ये सारे 5 लैम्डा बाय 2 बन रहे हैं. तो 5 लैम्डा बाय 2 इज एक्चुअली 39. ठीक है, 5 लैम्डा बाय 2 इज 39 सेंटीमीटर्स. तो लैम्डा अगर निकाले तो 39 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाय 5. और अगर आप स्पीड निकालना चाहते हैं तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा. फ्रीक्वेंसी 2.14 किलोहर्ट्ज है, so that means 2140. और लैम्डा इज 39 into 2 डिवाइडेड बाय 5. लेकिन ये सेंटीमीटर्स में, तो डिवाइडेड बाय 100 कर दें. अब सही है. सो कैन आई गेट अ स्पीड, और साउंड की स्पीड है, यू शुड नो कि आंसर शुड बी 330 से 350. आंसर बताओ यारो. 333.8. okay, so that means 334 meters per second. Quite enough, quite enough. आगे चलते हैं बेटे. कह रहे हैं द वेव इन द ट्यूब इज स्टेशनरी एक्सप्लेन बाय रेफरेंस टू द फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेशनरी वेव. व्हाट इज मेंट बाय द स्पीड. देखो ब्रो, मैंने आपको बताया था कि अगर ये स्पीड के बारे में भी स्टेशनरी वेव में बात करें तो आपको स्टेशनरी वेव की फॉर्मेशन बतानी पड़ेगी, और फिर बताना पड़ेगा कि स्पीड, क्योंकि स्टेशनरी वेव कैसे बनती है जब इंसिडेंट प्रोग्रेसिव वेव और रिफ्लेक्टेड प्रोग्रेसिव वेव मीट करती है. तो स्पीड ऑफ स्टेशनरी वेव इज सेम एज द स्पीड ऑफ इंसिडेंट या रिफ्लेक्टेड प्रोग्रेसिव वेव. तो सबसे पहले हम यही बताएंगे कि स्टेशनरी वेव्स आर फॉर्म्ड when waves of same frequency and wavelength overlaps. ठीक है,
हमने ऑपोजिट का वर्ड नहीं लिखा है. मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. अदरवाइज आपको इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड का बताना पड़ेगा. ये 2 मार्क हो गए. अब थर्ड मार्क के लिए हम यही बात मेंशन करेंगे कि द रिजल्टिंग stationary wave has speed that of either incident or reflected progressive wave. ठीक है बेटे, इज इट क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चन आज हुए तो दैट्स एन अचीवमेंट. ठीक है गाइस, इज दिस क्लियर? Pari, come on, let me know. Recording stopped. So FPS वाले रुकें. बाकी गाइस यू कैन लीव. हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह. जी हसन, मैं कोशिश करता हूँ आपको कुछ बता देता हूँ.